स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होते हैं और स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे स्वप्रेरण किसे कहते हैं और स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन जो है बताया जा चुका है। तो यह कल के वीडियो में जो यह बताया गया था, यदि वो कल का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये जो सूत्र बना है ये किसका सूत्र बना है, तो ये स्वप्रेरण गुणांक का ये सूत्र का निगमन किया गया था। किनके नियम से निगमन किया गया था, तो फैराडे के नियम का प्रयोग करके इनका सूत्र का जो है निगमन किया गया था। तो ये जो यल बना है इनका नाम क्या है, तो यल का नाम है स्वप्रेरण गुणांक। तो आज इनका पढ़ेंगे मात्रक और इनका क्या पढ़ेंगे, बीमा। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक एवं बीमा। यहाँ हेडिंग रहेगा स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक एवं बीमा। गुणांक का क्या पढ़ेंगे, मात्रक एवं बीमा। तो इनके मात्रक क्या हैं और इनके जो हैं बीमा क्या हैं, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाए। तो स्वप्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्वप्रेरण गुणांक को यल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यल से। तो यल का सूत्र कल क्या पढ़े थे हम लोग, निगमन पढ़े थे। यल बराबर क्या है, ई है डेल टी है बटा क्या है, डेल आई है। ये किनका सूत्र है, तो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है। अब अगला लाइन लिखेंगे यल का मात्रक। यल का मात्रक मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई डेल टी बटा क्या होगा, डेल आई, कोष्टक बंद करके क्या लिखेंगे, का मात्रक। अब ई का नाम क्या है, तो ई का जो नाम है फैराडे ने क्या बताए थे, ई का नाम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो ई का मात्रक जो होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड हो गया। और ये आई है, आई मतलब धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो मात्रक क्या आ गया, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। इसका मात्रक वोल्ट कैसे है, ई का मात्रक जो है वोल्ट होगा और टी का मात्रक जो है सेकंड होगा और आई का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर आ गया। और दूसरा जो मात्रक है बहुत ही आईएमपी इसका मात्रक है। दूसरा मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखिएगा हेनरी जो है स्वप्रेरण गुणांक का जो है मात्रक है। तो हेनरी को आप लोग याद रखिएगा, किनका मात्रक है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यल का जो है इसका बीमा क्या होता है, मतलब स्वप्रेरण गुणांक का बीमा क्या है। अब बीमा भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसका जो सूत्र लिख लेंगे, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या था, यल बराबर क्या है, ई था और क्या था, डेल टी था बटा क्या था, डेल आई था। मतलब इनका नाम क्या है, तो स्वप्रेरण गुणांक का ये सूत्र है। अब यहाँ पे चाहे तो लिख लेंगे दूसरी लाइन से यल का बीमा। अब यल का बीमा हो जाएगा बराबर जो है, बराबर क्या है, ई है डेल टी है बटा क्या है, डेल आई है। अब यहाँ लिखेंगे का मात्रक, मात्र नहीं क्या बीमा, याद रखिएगा का बीमा, क्योंकि मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब बीमा हो गया। अब यहाँ ई का नाम क्या है, तो ई का नाम प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो है बीमा बताया जा चुका है। यदि आपको नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो अब इसका मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मतलब ई बोला जाता है और ई कितने के बराबर होता है, भी के बराबर होता है। और भी कितने के बराबर
बराबर होता है W बटा Q का होता है। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। मतलब E जो है V के बराबर, और V कितने के बराबर होता है, W बटा Q का होता है। अब E को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, W बटा जो है Q लिख लेंगे, और ऊपर क्या है, डेल T है बटा क्या है, नीचे डेल I है। अब यहाँ कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा लिख लेंगे। अब बताइए W मतलब कार्य, और कार्य का बीमा तो आप लोग याद कर लिए होंगे, कार्य का बीमा तो जानते ही होंगे, यम यल स्क्वायर होता है, टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो कार्य का है। और समय का बीमा क्या होता है, तो समय का जो बीमा होता है वह टी होता है, समय का बीमा टी होता है। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का ए टी होता है। और लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का जो लंबाई नहीं, ये धारा है, याद रखिएगा, ये धारा है, धारा आई है, तो धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। तो क्या हो गया, ये इसको ध्यान से बनाइए, ये आई है। तो यम यल स्क्वायर टी पे -2 ये किसका बीमा हो गया, कार्य का हो गया, ये समय का हो गया, यह आवेश का हो गया, और ये धारा का हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर यम है तो यम पहले उतार लेंगे, यल यहाँ पे देखेंगे 2 घात है तो यल के ऊपर 2 घात उतर जाएगा, टी के ऊपर कितना घात है, टी पर जो है माइनस जो है 2 घात यहाँ है, और ध्यान दीजिए, और एक टी यहाँ एक टी यहाँ है, मतलब एक टी से एक टी को काट दिए, मन में समझेंगे काटने के लिए, मतलब यह टी से यह टी जो है कट गया। तो ऊपर जो है कितना टी बचा है, तो टी जो है टी पे माइनस जो है 2 घात ही रहेगा। और नीचे जब देखेंगे तो नीचे क्या बचा है, तो ए में जब ए का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह जो ए स्क्वायर जो देख रहे हैं, यह ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यम यल के ऊपर 2 घात टी पर -2, और ये ऊपर जाएगा तो एक ऊपर क्या हो जाएगा, -2 घात हो जाएगा। तो ये किसका बीमा आ गया, तो 100 प्रेरण गुणांक का जो है मात्रक भी सीख लिए और बीमा भी सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनयोई प्रेरण। अब अनयोई प्रेरण क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर अनयोई प्रेरण। तो अनयोई प्रेरण जो होता है यह ट्रांसफार्मर में जो है इनकी क्रिया होती है। माने ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अनयोई प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा। अब अनयोई प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब दो पास पास, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक कुंडली यहाँ बना लेते हैं, एक कुंडली यहाँ दो पास पास रखे, एक कुंडली यह हो गया, और इसके बगल में एक और कुंडली रखेंगे, मतलब यहाँ 2 कुंडलियाँ होती हैं, पास पास रखे 2 कुंडलियों में, कितने कुंडलियों में, 2 कुंडलियों में। तो यहाँ पे इस कुंडली का नाम है प्राथमिक कुंडली। क्या नाम है, प्राथमिक जो है कुंडली है। और इसका जो नाम है द्वितीयक कुंडली है। क्या नाम है, द्वितीयक कुंडली है। ये लिखेंगे द्वितीयक कुंडली, माने प्राथमिक और क्या है, द्वितीयक जो है कुंडली यहाँ बना हुआ है। तो अब इसमें घटना कैसे घटता है, अब इनके बारे में भी समझते चलेंगे। तो जैसे जब पास पास रखे जब 2 कुंडली रहता है, तो पहले वाले कुंडली में याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली में जब धारा परिवर्तन किया जाता है, किस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में जब धारा परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीयक कुंडली में याद रखिएगा, जब धारा इसमें आएगा माने परिवर्तन इसमें होगा, तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। किस कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में, याद रखिएगा, जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, अनयोई प्रेरण की घटना कहते हैं। तो एक बार और समझिएगा, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अनयोई प्रेरण कहा जाता है। कितना आसान है। तो यहाँ चाहे तो इसकी परिभाषा को लिख लेंगे, जब पास पास रखे, अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे, जब पास पास रखे, जब पास पास क्या रखे, पास पास रखे कितनी कुंडलियाँ को, 2 कुंडलियाँ को, 2 कुंडलियों को
दो कुंडलियों में प्राथमिक कुंडली में, किस कुंडली में? प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाएगा? तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे? धारा परिवर्तन किया जाता है, धारा परिवर्तन किया जाता है, धारा परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए किस में धारा परिवर्तन किए हैं? तो प्राथमिक कुंडली में जो है धारा को क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। और जब धारा परिवर्तन प्राथमिक में करते हैं तो घटना किस में जब जाएगा? द्वितीयक में। अब लिखेंगे यहाँ पर किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में, किस कुंडली में? द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकी, बद्ध यहाँ लिखेंगे बद्ध है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा? एक धारा बहने लगता है। लिखेंगे इसके फलस्वरूप उस कुंडली में क्या होगा? उस कुंडली में धारा परिवर्तन या धारा बहने लगता है, धारा बहने लगता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को अन्योय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? अन्योय प्रेरण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अन्योय प्रेरण क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? जब पास रखे दो कुंडलियां होती हैं, कितनी कुंडलियां? दो कुंडलियां होती हैं, और प्राथमिक कुंडली में जब धारा को परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा इस कुंडली में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इस कुंडली में क्या होने लगता है? धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहा जाएगा? अन्योय प्रेरण की घटना कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे लिख लेंगे। अब जैसे क्या है? तो अब यहाँ जैसे जो एग्जाम्पल लिखा जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर है, क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के जो है कार्यविधि, सिद्धांत सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिखेंगे जैसे इसमें क्या होगा? ट्रांसफार्मर जो है ये घटना किस में होगा? ट्रांसफार्मर में होगा। तो समझ। अब अगला जो हेडिंग होगा अन्योय प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। अब अन्योय प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है दो कुंडली बनाया जाएगा, और पहला कुंडली में अगर फेरों की संख्या देखेंगे तो पहला कुंडली में जो फेरों की संख्या रहेगा यह N1 रहेगा, और द्वितीय जो कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या रहेगा? N2 रहेगा, और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या रहेगा? I1 रहेगा। तो यहाँ फेरों की संख्या लिख लेंगे, यहाँ N1 है और यहाँ पे क्या है? N2 है, और इसमें बहने वाली जो धारा है वो I1 है, और इसमें बहने वाली धारा क्या है? I2 है। इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स जो है φ1 है, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ2 है। तो इतना जो है पहले माना में लिखना पड़ेगा कि माना दो कुंडली हैं, और दोनों कुंडली में लिखेंगे पहला प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 और फेरों की संख्या N1 और चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। फिर लिखेंगे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और धारा जो I2 है, चुंबकीय फ्लक्स जो है φ2 है। तो यहाँ पहले माना लिख लेंगे, माना प्राथमिक कुंडली में, मतलब यह प्राथमिक मतलब पहला कुंडली, माना प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, माना प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, माना प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। तो बहने वाली धारा इसमें कितना है? तो बहने वाली धारा जो है I1 है,
फिर लिखेंगे इसमें लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स जो है φ1 है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ1। चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पर φ1। फिर लिखेंगे फेरों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ फेरों की संख्या। फेरों की संख्या कितना है, N1 है। फेरों की संख्या N1 है। तथा अब लिखेंगे तथा द्वितीयक कुंडली में, अब लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में था ये जितना मान लिखे हैं ये प्राथमिक कुंडली में था। अब लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा, द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, I2 है। क्या है, I2। फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स जो है φ2 है। चुंबकीय फ्लक्स φ2 तथा लिखेंगे तथा फेरों की संख्या क्या है, तथा लिखेंगे फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या कितना है, तो फेरों की संख्या लिख लेंगे यहाँ पर N2 है। तो यह चित्र से ही देख के लिखना है कि प्राथमिक कुंडली में धारा क्या है और दूसरे कुंडली में धारा क्या है। अब यहाँ पे जो है ग्रंथिताओं की संख्या जो बनेगा, क्योंकि इसमें कई कुंडलियाँ हैं, तो जब कई कुंडलियों में तो इसमें फेरों की संख्या जब अधिक रहता है तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, ग्रंथिताओं की संख्या। क्या कहेंगे, ग्रंथिताओं की संख्या। ग्रंथिताओं की संख्या लिख लेंगे यहाँ पे, ग्रंथिताओं की संख्या। और वो भी ग्रंथिताओं की संख्या किस कुंडली के लिए लिखेंगे, तो ये लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए। किसके लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए ग्रंथिताओं की संख्या क्या बनेगा, N2 होगा और φ2 होगा। क्या बनेगा, N2 φ2। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे 100 प्रेरण गुणांक, तो 100 प्रेरण गुणांक में भी ग्रंथियों की संख्या हुआ था, बताया गया था। तो ग्रंथिताओं की संख्या जो है 100 प्रेरण गुणांक में क्या बताया गया था, N5 बताया गया था, क्योंकि उसमें एक ही कुंडली था और इसमें जो है 2 कुंडली है, इसलिए जो इसमें लिखेंगे द्वितीय कुंडली में जो है ग्रंथिताओं की संख्या क्या होता है, N2 φ2 होता है। उसमें क्या बताया गया था, 100 प्रेरण गुणांक में बताया गया था कि ग्रंथिताओं की संख्या जो होता है वह परिपथ में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब 100 प्रेरण गुणांक में यह बात बताया गया था। तो इसमें क्या होता है, तो कहेंगे द्वितीयक कुंडली में, ध्यान दीजिए किस कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में जो ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पे जो है लिख लेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे कि ग्रंथिताओं की संख्या मतलब किस कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली के ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो ये नियम को आप लोग याद रहिएगा कि अनयोः प्रेरण गुणांक में क्या बोलना है कि जो द्वितीयक कुंडली में जो ग्रंथिताओं की संख्या होता है वह प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ द्वितीयक कुंडली में ग्रंथिताओं की संख्या क्या है, तो N2 है और क्या है, φ2 है। अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I1 का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा हो जाएगा। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, N2 बनेगा, यहाँ φ2 बनेगा बराबर, और यहाँ हो जाएगा I1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, I1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ M क्या है,
जहाँ यम एक जो है नियतांक है, यम एक क्या है, नियतांक है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, अनयोय प्रेरण गुणांक है। जहाँ यम एक नियतांक है जो क्या है, अनयोय प्रेरण गुणांक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे जो अनयोय प्रेरण गुणांक है, अनयोय प्रेरण गुणांक है। तो जहाँ यम एक नियतांक जो अनयोय प्रेरण गुणांक हो गया। अब यहाँ पे जो सूत्र आ रहा है n2 φ2 बराबर यम I1 है, इसको या करके यहाँ लिख सकते हैं यम I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 φ2। और अगर यम बराबर पूछा जाए तो यम बराबर क्या बन जाएगा, n2 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, बटा नीचे क्या चला जाएगा, I1 चला जाएगा, नीचे जो है I1 हो गया। तो यम बराबर n2 φ2 बटा क्या हो जाएगा, I1। समझ में आ गया होगा। यह सूत्र किसका है, तो यह जो सूत्र आ गया अनयोय प्रेरण गुणांक का सूत्र आ गया। तो अनयोय प्रेरण गुणांक का दो सूत्र है, तो एक सूत्र तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अभी एक और सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यही अनयोय प्रेरण गुणांक का क्या है, सूत्र है, अनयोय प्रेरण गुणांक का सूत्र है, यहाँ नोट कर लेंगे, सूत्र है। अब यह जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं, अब इस सूत्र में जो है फैराडे जी ने अपना कुछ नियम लागू किए, नियम लागू करके एक जो है सूत्र एक और बन गया। तो इन्होंने नियम क्या लागू किए थोड़ा सा अब यहाँ से समझ लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फैराडे के नियमानुसार जो है अनयोय प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार अनयोय प्रेरण गुणांक का निगमन अनयोय प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। तो अब ये इनमें किनके नियम लागू करना है, तो फैराडे जी का नियम लागू करना है। तो फैराडे जी ने जो नियम बनाए थे और इसमें सूत्र में लागू कर दिए तो एक नया सूत्र बन गया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ऊपर क्या पढ़े हैं कि द्वितीयक कुंडली में जो है ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। अब यहाँ n2 φ2 को जब हटाएंगे, यहाँ n2 φ2 नोट कर, जब इसको हटाएं हैं तो ऊपर क्या लिखे हैं, ये आप लोग ऊपर भी देखे हैं जो निगमन किया गया है, क्या लिखा है, यम I1 है। अब इन्होंने फैराडे जी ने इस सूत्र में क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ लिखे n2 लिखे और यहाँ डेल लगा करके φ2 कर दिए। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम डेल I1 कर सकते हैं। कितना आसान है, दोनों पक्षों में क्या किया है, डेल ले लिए हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में डेल लेने पर या डेल ले लिया गया। अब यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में डेल टी से, किससे, डेल टी से जो है भाग करने पर, क्या करेंगे, भाग करने पर। अब यहाँ भाग कर देंगे, डेल टी से जो है भाग करेंगे तो क्या बनेगा, n2 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और डेल टी से भाग कर दिए, अगला यहाँ क्या बनेगा, यम डेल I1 बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। मतलब दोनों पक्षों में ध्यान से देखिए, डेल टी से क्या कर चुके हैं, भाग कर दिए हैं। अब भाग देने के बाद इसको ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र बन गया। और ये सूत्र किनका सूत्र है, तो फैराडे जी का है। फैराडे के द्वितीय नियम में पढ़े होंगे, ई बराबर क्या पढ़े हैं, n पढ़े हैं, डेल फाई पढ़े हैं, बटा क्या है, डेल टी पढ़े हुए हैं। तो आप यदि फैराडे का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के फैराडे जी का नियम आप लोग जरूर देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से यह जो सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फैराडे जी ने सूत्र क्या बनाए थे, ई बराबर n डेल फाई बटा क्या था, डेल टी था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, n2 है, अगर यहाँ पे हम लोग 2 कर दें और ये φ2 कर दें तो ये सूत्र किसका बन जाएगा, e2 का बन जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें तो ये किसका सूत्र बनेगा, e2 का सूत्र बन जाएगा। और ध्यान दीजिए, संख्यात्मक के लिए यहाँ माइनस चिन्ह होता है ना, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, किसके लिए, संख्यात्मक चिन्ह के लिए माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अब यहाँ पे जो ये हट जाएगा और ये सूत्र के जगह पर ये हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। E2 बराबर क्या बन गया, यम डेल I1 बटा डेल टी बन गया। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा कि E2 कैसे बना है। तो E2 कहाँ से आ गया, यह जो है किनका नियम है, फैराडे जी का द्वितीय नियम है और इन्हीं द्वितीय नियम का यहाँ प्रयोग किया गया। E2 बराबर यम डेल I1 बटा क्या हो गया, डेल टी हो गया। अब इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब इसमें जो E2 का गुणा जो है डेल टी में कर लेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ गुणा जब हो जाएगा, E2 में जब डेल टी का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यम डेल I1 बराबर क्या होगा, ई डेल टी हो जाएगा, E2 डेल टी हो जाएगा। मतलब डेल टी का गुणा जो है E2 में कर दिया गया। अब यहाँ नीचे जो है किसको भेज सकते हैं, तो डेल आई जो नीचे चला जाएगा, तो E2 डेल टी बटा नीचे क्या चला गया, डेल आई जो है नीचे चला गया। तो ये जो सूत्र आ गया, ये किनका सूत्र आ गया, तो यह सूत्र आया अनयोय प्रेरण गुणांक का जो है सूत्र आ गया। तो अनयोय प्रेरण गुणांक का सूत्र जो है अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इस सूत्र का निगमन किया गया। तो अब अनयोय प्रेरण गुणांक का जो है यहाँ मात्रक नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर अनयोय प्रेरण गुणांक का मात्रक, अनयोय प्रेरण गुणांक का क्या लिखेंगे, मात्रक क्या होता है। मात्रक और बीमा ध्यान दीजिएगा, 100 प्रेरण गुणांक का जो मात्रक नोट किए थे और जो बीमा नोट किए थे, वही जो मात्रक एवं बीमा जो है अनयोय प्रेरण गुणांक का होता है। मतलब 100 प्रेरण और अनयोय प्रेरण गुणांक का मात्रक जो और बीमा सेम होता है, परिभाषा केवल जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं यम बराबर, सूत्र देख लीजिए, यम बराबर क्या है, E2 है डेल टी है बटा क्या है, डेल आई है। अगर यहाँ लिखें यम का मात्रक, यम का मात्रक मतलब अनयोय प्रेरण गुणांक का मात्रक हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, E2 बनेगा डेल टी बनेगा बटा होगा डेल आई कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक। अब यहाँ E2 का जो मात्रक क्या होगा, E2 का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और डेल टी का मात्रक क्या होता है, डेल टी का मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। याद रखिएगा, इसका नाम प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और इसका मात्रक वोल्ट होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो क्या बन गया, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और इसका दूसरा मात्रक आप लोग याद रखिएगा हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। इसका दूसरा मात्रक आप लोग भी याद रखिएगा, हेनरी। तो समझ में आ गया होगा कि अनयोय प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है और इसके सूत्र का निगमन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो को सभी दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।